पार्ट 5 है और ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ से मतलब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर पर लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। तो लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया, तो इसका उत्तर कैसे लिखना है। इस तरीके उत्तर में लेखक ने गुजराती, बंगाल और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। तो कौन सा है, पहला है गुजराती और बंगाल और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। तो प्रश्न 1 में जब भी आंसर देंगे तो एकदम सिंपल से देंगे। ये छोटा सा प्रश्न है और ये क्या करना है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों को, तो ध्यान में रखना है कौन सा लिपि है। पहला गुजराती लिपि है, दूसरा बंगाल लिपि है और तीसरा क्या है, ब्राह्मी लिपि। 3 लिपि का संबंध किससे बताया है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि उसे कहते, जब भी हम हिंदी में कोई वाक्य लिखते हैं तो उसे कौन सा लिपि कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो देवनागरी में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है, उत्तर यहाँ लिखना है। देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, कौन सा भाषा, नेपाली भाषा, मराठी यानी महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, उसके बाद नेपाल में बोली जाने वाली भाषा, उसके बाद संस्कृत। संस्कृत किसके द्वारा बोला जाता था, पंडितों के द्वारा, तो संस्कृत भाषा को रखा था। प्राकृतिक भाषा, जो आम भाषा जो आम लोग बोलते हैं उसे कौन सा भाषा बोलते हैं, प्राकृतिक भाषा। और हिंदी भाषा में लिखी जाती थी। तो कौन सा, 4 भाषा में लिखा, पहला नेपाली, दूसरा मराठी, तीसरा संस्कृत और चौथा प्रकृति और हिंदी भाषा में लिखी जाती थी। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषा लिखी जाती थी, 4 भाषा। पहला नंबर में नेपाली, दूसरा नंबर में मराठी, तीसरा नंबर में संस्कृत, चौथा नंबर में प्राकृतिक। और नेपाली कहाँ बोली जाती है, नेपाल में। मराठी कहाँ, महाराष्ट्र में। संस्कृति कहाँ, पूरा ऑल इंडिया। लेकिन अब ये संस्कृति भाषा खत्म हो गई। अब कौन बोल ज़्यादा, ये भाषा का ब्राह्मण उपयोग करता था, लेकिन ये भाषा अब विलुप्त हो रहा है। प्राकृतिक भाषा जितने भी आम लोग बोल रहे हैं उसे प्राकृतिक भाषा। तो 4 भाषा को लिखा जाता था, हिंदी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ से अब तीसरा नंबर, नागरिक लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए और उनका विवरण दे। तो आरंभिक जो है देवनागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो विद्वानों के अनुसार नागरिक लिपि का आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे का ढक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ, विंध्य पर्वत के नीचे ढक्कन से प्राप्त हुआ। और विंध्य पर्वत कहाँ है, यहीं पहले जौ और गेहूँ उपजाया गया, इतिहास पढ़िएगा तब। विंध्य पर्वत के ही पहले जौ और गेहूँ का उत्पादन हुआ। तो विद्वानों के अनुसार इस नागरिक लिपि आरंभिक लेख कहाँ हुआ, विंध्य पर्वत के नीचे और ढक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो प्रश्न 3 नंबर तक यहाँ से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 मतलब 4, नागरिक लिपि को कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो उत्तर में ईसा के 8वीं 11वीं सदी में नागरिक लिपि पूरे देश में व्याप्त थी। अतः उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो कब लिपि थी, तो ये नागरिक लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी, तो इसका 8वीं और 11वीं सदी में नागरिक लिपि पूरे देश में व्यापक थी। तो पूरे देश में कब व्यापक थी नागरिक लिपि, 8वीं और 11वीं सदी में। अतः इस समय एक सर्वाधिक लिपि थी और उस समय क्या था, एक सर्वाधिक लिपि थी। इतना लिख देना है 4 नंबर का प्रश्न। देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता कैसे आई है, तो इसका प्रश्न उत्तर देना है। तो उत्तर में यहाँ देखना, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरिक लिपियों को टाइप बने। तो करीब कितना पहले, 2 सदी पहले, यानी पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगा। और इसमें क्या छपने लगा, पुस्तक छपने लगा। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षर में अस्थिरता आई है। और ये क्या है, इसी प्रकार ये अस्थिरता आई है। देवनागरी लिपि का अस्थिरता कैसे आई, करीब 2 सदी पहले क्या हुआ, देवनागरी लिपि को टाइपिंग बना और इसमें पुस्तक छपने लगे। इसी प्रकार देवनागरी लिपि में क्या है, अक्षर में अस्थिरता आई। प्रश्न संख्या 5 हो गया। प्रश्न संख्या 6, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर भारत में किन शासकों को प्राचीन नगरी लेख प्राप्त हुए, तो जब लिखना है तो उत्तर में विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में, तो विद्वानों का क्या विचार है, उत्तर भारत में महिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुज्जर प्रतिहार राजाओं
का अभिलेख से पहले पहल नागरिक लिपि लेख प्राप्त होते हैं। तो कौन सा पहला पहले अभिलेख प्राप्त हुआ? तो उत्तर भारत में किन नागरिकों को लेख प्राप्त हुआ? तो पहली किसके हुआ? महिर भोज से, और दूसरा महेंद्रपाल। ये किस राजा था? गुजहार प्रतिहार राजाओं के अभिलेख से पहले पहल नागरिक लिपि प्राप्त हुआ था। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न इस तरीके से लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7, तो गुजर प्रतिहार कौन था? तो गुजर प्रतिहार कौन था? तो ये प्रश्न पूछेगा, उत्तर देना। उत्तर में विद्वानों का विचार है कि गुज्जर प्रतिहार, विद्वानों का विचार है कि गुज्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? विद्वानों का विचार है कि गुज्जर प्रतिहार क्या था? बाहर से भारत आए थे। ईसा के 8वीं सदी के पूर्व में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो क्या है? इसे ईसा के 8वीं सदी से पहले, यानी 8वीं सदी के पुराण, तो कहाँ शासन किया था? अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज, और बाद में कहाँ कर लिया? कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। और बाद में कहाँ कर लिया? कन्नौज पर अभी अधिकार लिया। महिर भोज, महेंद्रपाल आदि पर्यक्त प्रतिहार शासक थे। कैसे? गुजर कौन से थे? प्रतिहार शासक थे। ठीक है, तो इस तरीके से गुजर प्रतिहार कौन थे? तो ये 8वीं सदी में अम्बिता प्रदेश में इन्होंने अपना शासक स्थापित किया, कन्नौज पर भी अधिकार लिया। तो ये गुजर प्रतिहार भारत से, विद्वानों के विचार है गुजर प्रतिहार कौन थे? गुजर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ठीक है, ये था। यहाँ इसका उत्तर इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 पर चलेंगे। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरिक लिपि का मुख्य पहचान क्या है? यानी ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरिक लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करें। उत्तर में गुप्ता काल के ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तीन कोण है। कैसा है? तीन कोण है। लेकिन नागरिक लिपि के मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरे पर पूरी लकीर बना होता है और यह सिरे रेखाओं उतनी ही लंबी रहती हैं जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। तो किस तरीके से लिखना है? ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना नागरिक लिपि के मुख्य पहचान क्या है? तो इस तरीके से लिखना है कि गुप्ता काल की ब्राह्मी लिपि, कहाँ की काल की? गुप्ता काल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद के सिद्धम लिपि के अक्षर, यानी गुप्ता काल के बाद जो सिद्धम लिपि के अक्षर के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिनकोन हैं। लेकिन नागरिक लिपि का मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरे के पूरी लकीर बन जाती हैं और यह सिरे रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी अक्षरों की चौड़ाई होती है। तो इस तरीके से 8 नंबर का प्रश्न देना है। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है? तो नागरी नामक की उत्पत्ति तथा इसका अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। तो नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थों के बारे में विद्वानों को क्या है? विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मण ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था। तो कहाँ था? गुजरात के ब्राह्मणों ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? नागरी पड़ा है। तो एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा है। तो यही बड़ा मतभेद है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से देना है, नागरी का देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्यों जानकारी देता है? तो यहाँ से हमको क्या करना है? यहाँ आपको लिखना है कि नागरी नामक की उत्पत्ति, इसका अर्थ में विद्वानों को बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार वो गुजरात के ब्राह्मण नगर के पहल नागरी लिपि इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। तो एक दूसरा मत क्या अनुसार? बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि के नाम देवनागरी पड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ तक प्रश्न उत्तर दे देना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, नागरिक लिपि को साथ साथ किनका जन्म होता है? नागरिक लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? तो इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? तो जब उत्तर करेंगे, नागरिक लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है। तो क्या है? नागरिक लिपि के साथ साथ क्या है? अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने जन्म लिया है। 8वीं या 9वीं सदी से
आरंभिक हिंदी के साहित्य मिलने लगा, लिख जाता है। और क्या करता है, 8वीं और 9वीं आरंभिक हिंदी की क्या है, साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार के आधुनिक आधुनिक भाषा मराठी बांग्ला आदि का जन्म ले रही थी। तो इसी समय क्या रह रहे थे, मराठी और भाषा आदि भाषा जन्म ले रही थी। तो ये प्रश्न संख्या 10 का हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग 11 नंबर में करेंगे। तो 11 में क्या रहा है, नंदी नगरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो नंदी नगरी किसे कहते हैं, उसका किस में उल्लेख किया है, तो ये हम लोग अब यहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ से दक्षिण भारत की यह नगरी लिपि नंदी नगरी लिपि कहलाती है। तो क्या है, दक्षिण भारत की यह नगरी लिपि किसका है, नंदी नगरी कहलाती है। कोकन के शिलाहार कोकन के शिलाहार, मौन्यकेट के राजपूत, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासक के लेख नंदनगरी लिपि में है। कैसे है, नंदनगरी पहल विजयनगर के राजाओं के लेख की लिपि को ही देवनागरी लिपि नाम दिया गया था। और कैसा किया था, देवनागरी लिपि नाम दिया गया था। तो प्रश्न ये क्या कर देना है, प्रश्न यहाँ तक आपको क्या करना है, लिख लेना। नंदनगरी लिपि किसे कहता है, इस पर में किसने उल्लेख किया, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो दक्षिण भारत की नगरी लिपि देवनागरी लिपि, यहाँ तक हेडिंग देना। कोकन के शिलाहार, मनकेट के राजपूत, देवनागरी की यादव तथा विजयनगर के शासक की लिपि में है। पहल विजयनगर राजाओं के लेख की लिपि के देवनागरी लिपि के नाम दिया गया था। यहाँ तक प्रश्न आपको कर देना, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 पर हम लोग चलते हैं। करा नागरिक लिपि पाठ का सारांश लिखें। तो नागरिक पाठ लिपि का क्या लिखेंगे, सारांश लिखेंगे। अथवा देवनागरिक लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है, दोनों आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिंदी तथा इसके विविध बोलियों देवनागरिक लिपि में लिखी जाती हैं। तो क्या है, हिंदी अथवा इसके विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखा जाती है। देवनागरी में कौन आ जाएगा, नेपाली आ जाएगा, जोहोरी और मराठी की लिपि भी नागरी है। संस्कृत और प्राकृतिक पुस्तक भी देवनागरी में ही प्रकाशित होती हैं। गुजरात हम्पी भी देवनागरी से बहुत भिन्न नहीं है। बंगाल लिपि भी प्राचीन नागरिक लिपि का वहन ही है। सच तो यह है कि दक्षिण भारत के अनेक लिपियों नागरिक की भांति ही प्राचीन ब्राह्मों से विकसित हैं। ब्राह्मी सदियों के श्रीलंका के शासक के सिक्के पर भी नागाई उभरा मिलता है। महमूद होगा, क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी, महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने भी अपने नाम नागरिक में खुदवाया है। और अकबर के सिक्के में भी रामासिया शब्द अंकित है। ये वस्तुतः इसकी 8वीं 9वीं सदी में से नागरिक लिपि का प्रचलन सारे देश में था। नागरिक नाम को लेकर तरह तरह के विचार हैं, किंतु इतनी निश्चित है कि नागरिक शब्द किसी बड़े नगर से संबंधित हैं। काशी के देवनगर कहते थे, हो सकता है वह प्रयुक्त लिपि के नाम देवनागरिक पड़ा हो। वैसे गुप्ता की राजधानी पटना भी देवनगर भी थी। इसका नाम पर यह नामकरण हो सकता है। जो भी हो, यह नगर विशेष की लिपि नहीं है। 8वीं 11वीं सदी में यह सर्वदेशिक लिपि थी। नागरिक लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषा जन्म लेती हैं, अर्थात मराठी, बंगाल आदि। नागरिक लिपि का लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व बल्कि सुधार दक्षिण से भी मिला है। तो ये है क्या है, उसका 12 नंबर का प्रश्न। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 13। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। नागरी की उत्पत्ति में संबंध को क्या कहना है, पटना से नागरी का क्या संबंध है, लेखक ने बताया है। तो उत्तर देना है, यह मान्य है कि नागरी लिपि किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। पंडित पौडोतिकर्म नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र
पुत्रा अर्थात पटना का नगर नाम से पुकारता था। अतः यहाँ भी जानते हैं कि इसमें यह भी जानते हैं कि स्थाप्य की उत्तर भारत के एक विशेष शैली के नागर शैली कहते हैं, उत्तर शैली के। अतः नागर या नागरिक शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। कौन सा होगा? पटना ही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुणों की राजधानी पटना के देवनगर भी कहा जाता था। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपियों के बाद में देवनागरी नाम दिया गया था। तो ये प्रश्न हो गया। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। और ये प्रश्न 14 है और ये अंतिम प्रश्न है। तो निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरिक लेख से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलता है। 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजाओं के सिक्के पर नागर अक्षर देखने को मिलता है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस जैसे शब्द नागरिक लिपि में अंकित हैं। दक्षिण से प्राप्त वारागुन के पालियम ताम्रपत्र भी नागरिक लिपि में 9वीं सदी के हैं। 1000 ईसा के आसपास मालवा नगर में नागरिक लिपि का इस्तेमाल होता था। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है। ईसा के 8वीं से 11वीं सदी में नागरिक लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। 8वीं सदी में दोहकोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह नागरिक लिपि में है। 1754 ईसा में राजपूत राजाओं दिंत दुर्ग के दानपत्र नागरिक लिपि से प्राप्त हुआ है। 1850 में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह की रचना मालती है जो नागरिक लिपि में है। तो यह हमारा प्रश्न अब समाप्त हो गया।